क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार अपने चल रहे थे। शब्द विचारों में संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक पूरा हो गया था। इसके बाद में आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिया, वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा महत्व होता है क्रिया का। क्रिया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब अस्थिर है। क्रिया जो है, सारे जो भी काम है वो क्रिया के द्वारा किए जाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा की बात करें अपन, तो परिभाषा में है जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। दो चीजें आपको जरूरी, क्रिया दो प्रकार की यहाँ पे है। किसी शब्द, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो वो क्रिया कहलाती है। जो कार्य किया जाएगा या हो रहा है, उन दोनों चीजों को अपन कहते हैं क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, और इधर है मोहन कमरे में है। अब यहां दो वाक्य आपके सामने है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये कार्य किया जा रहा है राम के द्वारा। यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो ये रहना यहाँ पे हो जाएगी क्रिया। और मोहन कमरे में है, ये है सब व्यतिरिक्त होना को। यहाँ पे तो कार्य हो रहा है और यहाँ पे चल रहा है करना। यहाँ पे तो कार्य किया जा रहा है और मोहन कमरे में है। यहाँ पे जो है शब्द है, ये होना का बोध कराता है, और जो रहा है ये करना का बोध कराता है। इसलिए जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उस शब्द को अपन क्रिया कहते हैं। राम खेलता है, अब यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, इसमें करना शब्द का हो गया। तो राम खेलता है, ये खेलना क्रिया होगी, कार्य हो रहा है। मोहन कमरे में था, ये भी होना का बोध कराता है। मोहन कमरे में होगा, ये भी होना का बोध कराता है। तो ये आपके हो गए क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का जो मूल रूप है वो कहलाता है धातु। क्रिया के मूल रूप को अपन धातु कहते हैं। मूल रूप मतलब क्रिया बनती किससे है? जैसे मूल रूप है पढ़, और पढ़ में ना जोड़ने से क्रिया बनेगी पढ़ना। तो इस पढ़ना क्रिया का मूल रूप है पढ़, और उस मूल रूप कहते हैं अपन धातु। जैसे संस्कृत में बोलते हैं इसको पठ, पठ से आपकी क्रिया बनती है। चल, ये धातु है, चल से बना है चलना, जा से बना है जाना। तो इस ना को हटाने के बाद जो शब्द बचता है उसे कहते हैं अपन धातु। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और परिभाषा, जिस शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। अब क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकारों को मुख्यतः अपन पढ़ते हैं कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्रिया के पूरे प्रकार बताऊंगा। क्रिया को पहले बांटा गया है रचना के आधार पर, एक बांटा गया है कर्म के आधार पे, और एक होता है काल के आधार पे। क्रिया का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया। ज्यादातर बच्चों को ये सिखाते हैं क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। वो होती है कर्म के आधार पे। बाकी क्रिया का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। पहला रचना के आधार पे। रचना के आधार पे क्रिया एक होती है
सरल क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया, चौथी होती है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवी होती है पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया के 5 प्रकार बताए गए हैं रचना के आधार पर। सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर जो आप पढ़ते हैं 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये क्रिया 2 प्रकार की कर्म के आधार पर होती है। काल के आधार पर, काल कितने प्रकार के होते हैं, उतने प्रकार की क्रिया होती है। वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और तीसरी है यहाँ पे भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया, ये क्रिया 3 प्रकार की होगी। तो 5 क्रिया के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। रचना के आधार पे 5 प्रकार की, कर्म के आधार पे 2 प्रकार की और काल के आधार पे 3 प्रकार के वर्गीकरण यहाँ पे बताए गए हैं। और आज मैं आधारों पे मैं आपको कर्म के आधार पे रचना के आधार पे वर्गीकरण करता हूं। रचना के आधार पे क्रिया आपकी 5 प्रकार की होती है, जिनमें पहली आती है सरल क्रिया। नाम ही है सरल क्रिया, वे शब्द या वह क्रिया जिसमें केवल उसका अपना खुद का मूल रूप आता है। जो क्रिया अपने मूल रूप में होती है उसे सरल क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचेगी, मोहन खेलेगा। यहां पे क्रिया को किसी दूसरी क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया अपने मूल रूप में है, नाचना, खेलना। तो यहां पे आपकी होगी सरल क्रिया, क्रिया जिसको किसी अन्य सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया अपने मूल रूप में तो आएगी लेकिन उस क्रिया के साथ में अन्य सहायक क्रियाएं भी आती है। इसी वाक्य को लिखे चले अपन, राधा नाच रही है। अब मेन क्रिया तो है नाचना, मुख्य क्रिया है नाचना, और रहा मतलब रहना और है से वो भी होना। ये रही है, ये दोनों की दोनों इसकी सहायक क्रियाएं हैं। रहा पहली सहायक क्रिया है और होना दूसरी सहायक क्रिया है। तो ऐसी क्रिया जो साथ में सहायक क्रियाओं के सहयोग से पूरी होती है उसे अपन संयुक्त क्रिया कहते हैं। राधा नाच रही है, मोहन खा रहा है, मोहन जा रहा होगा, राम खेल रहा होगा, जा चुका है। ये सारे की सारी जो मेन क्रिया के साथ में सहायक क्रिया आती है वो संयुक्त क्रिया होती है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, अब यहां पे एक शब्द आया नाम। नाम धातु पे 3 चीजें आती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनका मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों में से एक चीज के संयोग से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे
सरम। अब सरम है, ये विशेषण है, ये अभी क्रिया नहीं है, ये है विशेषण शब्द। और विशेषण शब्द में आना प्रत्यय लगाने से ये आपका शब्द बनेगा शर्माना। ये शर्माना अब एक क्रिया बन गई है। तो ये क्रिया बनी है विशेषण से। तो एक है बात, बात करना, ये विशेषण है। और बात से बनेगा आपका बतियाना, जो पहले क्रिया नहीं है, या तो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। अपना, अपना सर्वनाम है और इस अपना से शब्द बनेगा राधा ने श्याम को अपनाया। अब ये अपनाना आपकी क्रिया हो गई और अपनाना क्रिया बनी है सर्वनाम से। अपना ये क्रिया नहीं है, यह क्रिया हो जाएगी। और जैसे बात हो गई, अपना हो गया, शर्म हो गई, ये चीजें जो है चीजें आपकी, ये मूल रूप है। इसको आप धातु नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हाथ है, ये क्रिया नहीं है। और हथियाना, मोहन ने सोहन के जमीन हथिया ली, तो हथियाना ये आपकी क्रिया बन गई। तो जो क्रिया या तो संज्ञा से बनी है या सर्वनाम से बनी है या विशेषण शब्द से बनी है, वो क्रियाएं नाम धातु क्रिया में मानी जाएगी। इसके बाद में अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर कार्य करने की प्रेरणा दी जाएगी। कोई भी कार्य होगा उसमें राधा माताजी बच्चों को राहुल से पढ़वा रही है। अब यहां पे आप गौर कीजिए एक बार कि पढ़वाना क्रिया है, पढ़वाना। अब ये पढ़वा कौन रही है? माताजी। पढ़वा कौन रही है? माताजी। लेकिन पढ़ा कौन रहा है? राहुल। यहां पे करता है माताजी, जो राहुल को काम करने की प्रेरणा दे रही है। अर्थात जहां पर कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को काम करने की प्रेरणा देते हैं, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है? मोहन ने नाई से बाल कटवाए। कटवाना क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों? क्योंकि यहां पर मोहन से प्रेरणा मिल रही किसको? नाई को। यहां पर करता है मोहन, कटवा कौन रहा है? ये क्रिया किसके लिए आई है? ये गौर करो, ये कटवाना क्रिया किसके लिए आई है? मोहन के लिए। तो करता हो गया मोहन, लेकिन वास्तविक रूप में आप इस वाक्य में देखोगे तो काम कौन कर रहा है? काट कौन रहा है बाल? नाई। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को अन्य में आप इसको कर्म कह सकते हो। जहां पर कर्ता स्वयं काम न करके कर्म से काम करवा रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अध्यापक ने बच्चों से पेड़ लगवाए। कर्ता हो गया अध्यापक, काम कर रहे हैं बच्चे। अर्थात कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है।
पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, यहां पे हमेशा दो क्रियाएं आएगी। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहां पर दो क्रियाएं आती है, उन दोनों क्रियाओं में से एक होगी मुख्य क्रिया और दूसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया। राम पढ़कर, अब एक होगी पढ़ना, एक होगी सोना। एक क्रिया खत्म होगी, एक क्रिया समाप्त होगी, दूसरी क्रिया शुरू हो गई। तो जो क्रिया, ये तो हो गया आपकी मुख्य क्रिया, और इस मुख्य क्रिया से पहले जो काम पूरा हो चुका है, जो कार्य हो चुका है, यह हो गया आपकी नाम है पर पूर्वकालिक क्रिया। और इसका जो उदाहरण है पढ़कर, मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है। जहां पर एक क्रिया खत्म हो जाएगी और दूसरी क्रिया शुरू होगी, जिन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक कार्य खत्म हो जाएगा और दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा, यह है पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के मैंने भेद बता दिए। क्रिया के रचना के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में पहला प्रकार है सरल क्रिया। ऐसी क्रिया जो अपने मूल रूप में आएगी, इन्हें किसी सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। राधा नाचेगी, मोहन खेलेगा, यहाँ पर ये एक ही क्रिया है। संयुक्त क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है, संयुक्त क्रिया। राधा नाच रही है, अब यहाँ पर नाचना मेन क्रिया तो कौन सी है? नाचना। लेकिन ये नाचना क्रिया ये है, ये रही है और है, रही और है, ये दोनों इसकी सहायक क्रियाएं हैं, इसलिए ये बोलेंगे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इनके योग से या इनके द्वारा बनती है, वो नाम धातु क्रिया होती है। जैसे मैंने बताया आपको शर्म, ये शर्म विशेषण है, क्रिया नहीं है। विशेषण से क्या बन गई? क्रिया। शर्माना, बात, ठीक है। और हाथ, हाथ से हो गया हथियाना, अपना सर्वनाम है, अपना से हो गया अपनाना, अपनाया, वो हो गया आपके नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया, जहां पर कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। यहाँ कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है। और पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रियाएं, ऐसी क्रिया जो एक क्रिया के खत्म होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू होगी, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। राम पढ़कर सो गया, सोना होगी मुख्य क्रिया, और सोना के पहले कौन सा काम हो गया? इसने पढ़ाई कर ली पहले ही, तो जो कार्य पहले हो चुका है इसे बोलेंगे अपन पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी पहचान है, इसमें कर आएगा बीच में। राम पढ़कर सो गया, मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है, सीता नाच कर पानी पी रही है, जो भी है सारे के सारे आपकी जो है ये कर लग गया, वहां पर समझ जाना कि ये क्रिया पूरी हो चुकी है और दूसरी क्रिया खत्म हो चुकी है, तो इन्हें अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये आपकी क्रिया रचना के आधार पे 5 प्रकार की हो गई है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।